छुटका के माई बाप, बड़का के घर द्वार, बेलन बेटा माझिल। सबसे पहले अगर एमएसपी को सर जो गारंटी अगर बना दिया जाएगा तो एक आंकड़ा कहता है 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक हमें व्यय करना होगा, और ये उतना ही है जितना हम समग्र और संरचनात्मक विकास पे करते हैं। तो पहले तो आप ये देखिए कि कितने किसान हैं जो एमएसपी पर दे सकते हैं, वो प्रतिशत कम, और वो प्रतिशत कुछ राज्यों तक सीमित। और ऐसा नहीं कि हम आप चर्चा करके ही समाधान दे रहे हैं, ये समाधान राजनीतिक स्तर पर भी पता है, लेकिन एक हिचक क्या है, अरे जो चल रहा है चलने। मैं सब सामान्य व्यक्ति और एस्पिरेंट से कहूंगा कि एमएसपी एक बेहतर चीज है, लेकिन एकमात्र चीज नहीं है। बजट से अलग जो सबको एक इंपॉर्टेंट विषय है इस देश का, एक मांग चल रही है किसानों की कि एमएसपी को गारंटी युक्त बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए। एमएसपी हम आज 24 फसलों पे दे रहे हैं। गारंटी युक्त बनाने से देखिए एक चीज तो बड़ी साफ दिखती है जो मेरी समझ है कि एमएसपी को गारंटी युक्त बनाने से एक निश्चितता किसान चाहते हैं कि भाई हम आपका मूलभूत, ये हमारा मूलभूत अधिकार है और आप सबको देते हैं। और आपने एक सर डिस्कशन हमेशा सुना होगा पॉलिटिकली या फिर अन्य जगहों पर, हमेशा कहा जाता है कि ये सरकार जो है उद्यमियों के, अंबानी अडानी के ऋण तो माफ कर देती है, बहुत सारे तरह के वेवर देती है, लेकिन किसानों के पास नहीं। तो एमएसपी को गारंटी युक्त कानून क्यों ना बनाया जाए? एमएसपी को गारंटी युक्त कानून बनाने से एक जो समझ है ये बहुत आसान नहीं, एक पॉपुलर डिमांड हो सकती है, लेकिन सरकार के समक्ष कई तरह की चुनौतियां आएंगी जो आर्थिक लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे, कानूनी लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे हर तरह की समस्या आएगी। सबसे पहले अगर एमएसपी को सर जो गारंटी अगर बना दिया जाएगा तो एक आंकड़ा कहता है, आप इसके बहुत अच्छे जानकार हैं, कि 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक हमें व्यय करना होगा, और ये उतना ही है जितना हम समग्र और संरचनात्मक विकास पे कर रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ा हमें समझौता करना पड़ जाएगा क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है। दूसरा जो मैं इसके विविध आयाम देखता हूं, सर कुछ ऐड होगा तो कीजिएगा, और बच्चों को ये सर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट समझना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि अगर हमने एमएसपी की गारंटी दे दी तो सबसे पहली चीज होगी कि जो विविधता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग या पैटर्न है जो प्रोडक्शन का, वो प्रभावित हो। लोग उन्हीं फसलों की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे जिसपे उनको एमएसपी है। इसके साथ सीधा क्या जुड़ता है सर? इनोवेशन, नवाचार, वो रुकेगा। नवाचार नहीं होगा तो जो हमारी एक कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है वैश्विक लेवल पर, वो प्रभावित हो जाएगी। फिर जो एक और इश्यू आता है कि अगर सरकार ने इतना खरीद लिया, जो मैं पहले ही आपसे एक चर्चा इस पॉडकास्ट, इस वीडियो कास्ट से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है सरकार एमएसपी को गारंटी बना देगी तो ठीक है, फिर आप खरीदिए। केवल सरकार ही खरीदेगी, मंडी या प्राइवेट प्लेयर क्यों आएंगे? वो कहेगी हम सरकार से खरीद लेंगे, जैसा उस समय आपने इनपुट दिया था। तो बड़ी चीज ये हो जाएगी कि ले देकर वो जो बाजार है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एमएसपी की गारंटी की बजाय उन किसानों की सुनिश्चितता के लिए और जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहां मैं आपसे ये पूछे, ये बच्चे पॉइंट लिख लेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं। केवल मांग, हर ठीक है, किसान हमारा एक तरह से अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो प्रथम नागरिक जैसा है, उसे जरूर इंपॉर्टेंट देना चाहिए। वैसे संवैधानिक रूप से सिर्फ प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति साहब होते हैं, लेकिन ये कई संस्तुतियों में आया। स्वामीनाथन साहब ने भी इस बात को कहा था कि अब हमें किसान प्रथम की नीति के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन केवल एमएसपी के हिसाब से ही और उसे गारंटी बनाने से ये सब नहीं होगा। हमें निसंदेह किसानों का भला करना है, गांवों का भला करना है, क्योंकि अभी भी जो भारत है वो गांवों का देश है। ऐसे में सर जब मैं एमएसपी की बात करता हूं, स्वामीनाथन साहब की बात आती है और उन्होंने कहा था कि ये जो आप A2+FL जो कृषि लागत मूल्य आयोग वैसे तो डिसाइड करता है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि भाई इसे व्यापक लागत, जिन्होंने C2 कहा और कहा कि C2+50% उसके हिसाब से एमएसपी दी जाए, तो यहां समस्या है सर कि व्यापक लागत और लागत के बाद व्यापक लागत और उसके बाद 50% और दीजिए। तो क्या इसकी तरफ भी पिछली सरकारें भी इससे भागती रही? सच्चाई यही है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी या जो उनकी संस्तुति थी उसको नहीं माना गया। ये सरकार भी बच रही है क्योंकि बर्डन बढ़ेगा। तो क्या सर C2+50% भी वैसा ही बोझ डालेगा सरकार पर जैसा एमएसपी को गारंटी तो बनाना? देखिए, एमएसपी का बढ़ना सर, एक तबका है जो किसानों के लिए लेकर के बहुत इसकी वकालत करता है, एमएसपी बढ़ा दीजिए, एमएसपी बढ़ा दीजिए। सर
तो पहले तो आप ये देखिए कि कितने किसान हैं जो एमएसपी पर जिनसे खरीद की जाती है, वो प्रतिशत कम है और वो प्रतिशत कुछ राज्यों तक सीमित है। देश के एक बड़े हिस्से पर में एमएसपी पर खरीद नहीं होती है, ये एक व्यावहारिक पक्ष है और इससे सभी सहमत होंगे। ये मेरी कोई अपनी राय नहीं है, ये एक जो आंकड़े जो हर जगह उपलब्ध है। तो पहला तो मुद्दा ये वो बिहार कितना अच्छा कितना कि कितने बड़े खरीद आप एमएसपी पे कर रहे हैं। तो अगर एक खास राज्य को या 2 राज्य को या 3 राज्य को इसका ज्यादा फायदा होता है तो बाकी राज्यों ने क्या गलती की है, बाकी राज्यों के किसानों ने क्या गलती की कि जिससे उनको इसका फायदा ना मिले। एक बहुत बड़े जब आप एमएसपी बढ़ाते हैं ना तो उससे बाजार की जो इमोशन होती है, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो भी अफेक्ट होता है। यानी कि जैसे ही एमएसपी बढ़ती है उन चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। भले ही उस आदमी ने खरीद कम पे की हो, लेकिन बाजार में एक भावना आ जाती है कि एमएसपी बढ़ गया है, अब आटे का दाम बढ़ा दो, चावल का दाम बढ़ा दो, गुड़ के दाम बढ़ा दो, क्योंकि इसका एमएसपी या एफआरपी बढ़ गया है। तो आपकी महंगाई दर बढ़ जाती है और महंगाई दर का बोझ केवल और केवल शहरी जनता नहीं उठाती, ग्रामीण जनता भी उठाती है। और हमारे पास आंकड़े शहरी इलाके के भी है, ग्रामीण इलाके के भी। तीसरा, एमएसपी को अगर आप कहते हो कि C2+50 और उसके साथ साथ आप कहते हो कि लीगल गारंटी भी आते हो, पहली बात सरकार अगर मान लीजिए कि 2 लाख करोड़ रुपए जैसे फूड सब्सिडी है उसको बढ़ा करके 3 लाख, मैं 10 लाख करोड़ रुपए भी नहीं जा रहा हूँ लीगल गारंटी, 3 लाख 3.5 लाख आप कर देते हो, तो इसका मतलब है कि बाकी दूसरे खर्चों में आप कटौती करोगे या फिर आप उधार लोगे, ऐसे ही कर सकते हो। तो अगर आप इसमें दूसरों खर्चों में कटौती कर रहे हो या आप उधार ज्यादा बढ़ा रहे हो कृषि के लिए आप इंतजाम करने का, तो नतीजा होगा कि आपकी पूरी जो आर्थिक गणित है, जो बजट का गणित है, वो उसके ऊपर असर पड़ेगा। इसका क्या उपाय है? बिल्कुल उपाय है। आप अगर उसके प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, आप उसके भंडारण यानी कि स्टोरेज और आप उसके विपणन यानी कि मार्केटिंग, इन 3 चीजों पर अगर आप गौर कर ले तो वही किसान जो C2+50 की डिमांड कर रहा है वो C+50 या उसी के ऊपर वो काम कर लेगा। अगर उसके अनाज का नुकसान जो 10% 20% भी नुकसान हो जाता है क्योंकि भंडारण नहीं है या विपणन की दिक्कत है, वो उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। आज के दिन में आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे हमारे कृषि उत्पाद हैं जिसके प्रोसेसिंग की या प्रसंस्करण की बहुत गुंजाइश है, हो भी रहा है, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं। तो अगर आपने वैल्यू एडिशन कर दिया तो किसानों के लिए आपको एमएसपी बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके जरिए ही उसको हम काफी हद तक मदद कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप एमएसपी, जैसे आपने चिंता जताई कि जिसका एमएसपी मिलेगा हम वही पैदावार करेंगे, भाई धान और गेहूं ही हमने लगाना है क्योंकि हमको एमएसपी मिल रहा है। हम क्यों विविधीकरण पे जाए, क्यों हम ऐसे फसल के ऊपर जाए जिसका एमएसपी या एफआरपी नहीं है। भाई शुगर केन अगर लगा रहे हैं तो हमें एफआरपी मिलना है, बाकी चीजों पे हमको एमएसपी मिलना है, हमने उस पर फोकस करना है। तो अगर आप विविधीकरण चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसान नई चीजों को करें या फसली चक्र में उसमें एक और कोई फसल उसमें ऐड कर दे, तो आपको स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक C2+50 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई विकल्प नहीं है या इसका कोई समाधान नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम आप चर्चा करके ही समाधान दे रहे हैं, ये समाधान राजनीतिक स्तर पर भी पता है, लेकिन एक हिचक क्या है, अरे जो चल रहा है चलने दो, ये वाली जो बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। आप अगर सोचते हैं कि कृषि की विकास दर कम है और कृषि की पूरे जीडीए में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हिस्सेदारी कम है, इसको अगर बढ़ावा देने का है तो आपको बड़े फैसले लेने होंगे। ये चलते रहने वाली जो एक वो है ना टेंडेंसी कि जो ठीक है जी मिल रहा है ना, हम बढ़ा देते हैं, काम हो जाएगा, भंडारण नहीं है, विपणन नहीं है, तो आप कब तक जो है इस तरीके से सपोर्ट। बहुत सही शब्द किया आपने। मैं इंटरव्यू में अपने बच्चों को सिखाता हूँ। सर एक बच्चा आया था रवि सिहाग, हिंदी माध्यम में उसने 18वीं रैंक भी ले ली और उसने अपनी हॉबी में रखा था सर। अच्छा। हाँ, कि खेती और जो मॉडर्नाइज जो या मॉडर्न टूल हैं उसको कृषि में अपनाना। उस समय भी ये चर्चा हो रही थी, उससे क्वेश्चन पूछा गया, तो ये जो हो जाएगा कॉन्सेप्ट है सर, वहां से निकला। अभी तक अगर हम भारत में ये दिक्कतें देखें तो सर ये सरकार और आम आदमी की एक सामान्य एक देखा जाता है कि हो जाएगा पे चलता। इस सरकार से कुछ उम्मीदें अच्छे डिसीजन, हार्ड डिसीजन की थी जब आर्टिकल 370 जैसे प्रावधानों को हटाया था। 303 का संख्या है आपके पास, तो फिर आपके लिए किया जा सकता था। यहाँ पे बच्चों को सर और सामान्य भाषा में समझा दूं कि जो अभी CACP है, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, जब वो MSP की बात करता है
तो इसमें करता क्या है कि A2 प्लस FL के हिसाब से करता है। A2 का मतलब समझिए इनपुट, हम बीज, सिंचाई, उर्वरक उसमें क्या खर्च कर रहे हैं, और FL का मतलब एक तरह से फैमिली लेबर मतलब पारिवारिक श्रम का मूल्य जोड़ देते हैं। लेकिन स्वामीनाथन आयोग ने जो C2 कहा था वो व्यापक लागत है। व्यापक लागत मतलब A2 प्लस FL तो होगा ही होगा, जो मशीनरी का ह्रास है, जो अगर हम जमीन ले रहे हैं उसकी कीमत, उसका किराया क्या दे रहे हैं, उसको भी आप जोड़िए और तब उसके 50% पे देखिए। तो इस स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से ऑब्वियसली जो कीमत थी, व्यापक लागत वो भी बढ़ती थी और प्लस 50% था। एक महत्वपूर्ण बात जरूर शिशिर सर ने जो कही, मैं सब सामान्य व्यक्ति और एस्पिरेंट से कहूंगा कि एमएसपी एक बेहतर चीज है लेकिन एकमात्र चीज नहीं है। इसी से किसानों का भला नहीं होने वाला। और जैसा कि सर ने कहा, अगर आप कुछ स्टेट को देखिए, पंजाब, हरियाणा जैसे, ये इसका बहुत फायदा उठाते हैं, यदि किसानों को लाभ मिलता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन बिहार है या पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश का, या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां डायरेक्ट एमएसपी का फायदा नहीं होता है। तो जब किसानों की बात हो तो सब किसानों की बात हो, न कि केवल पंजाब, हरियाणा या अन्य किसान। तो मल्टीटास्किंग से इसे बेहतर बनाना चाहिए। और मेरा फिर मानना है सर कि जो किसान प्रथम वाली बात है उसको तो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, और जो अलग डायमेंशन है उसके हिसाब से इसे बेटर करना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी हमेशा से ये राय रही है कि किसान एक इकलौता उत्पादक है जो अपनी उपज की कीमत तय नहीं करता। क्या बात है। वो निर्भर करता है सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, मंडी प्रशासन के ऊपर कि वो कीमत उसको क्या मिलेगी। वो ये नहीं देखता, उसके लिए A और C2 जैसा कोई मतलब नहीं है। उसको क्या पता, उसको सिर्फ ये मालूम है कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे शादी के ठीक पहले मेरा पैसा आ जाए, मेरे बच्चे का फीस का इंतजाम करना, उसके पहले ये पैसा आ जाए। ये सारी चीजों पर उसका फोकस होता है। वो इन चीजों पर वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में नहीं जानता है। कुछ किसान जानते हैं जो समृद्ध हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत सुशिक्षित है, वो जानते हैं। बड़ी आबादी नहीं जानती है। हमें उसके लिए क्या करना है? हमें उसके लिए इंतजाम ऐसा करना है कि उसकी उपज मंडी तक पहुंचे, उसको सही वाजिब कीमत मिले, विपणन, स्टोरेज या भंडारण की व्यवस्था प्रॉपर हो। अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एमएसपी ही सॉल्यूशन नहीं है। एमएसपी एक सॉल्यूशन है, एक विकल्प है, लेकिन एक ही विकल्प है, ये सही। बहुत बहुत एक और बात जब हम चर्चा करते हैं, कई बार ऐसा लगता है सर, प्रेमचंद जी ने एक किताब, एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था गोदान। कहा जाता है हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और ऐसा सुनने के बाद ऐसा सही में लगने लगता है। वो स्वतंत्रता के पूर्व लिखी गई, 30 के दशक क्लास 30 में लिखी गई, और ये चीज ऐसा लगने लगता है कि सही में वो जो धनिया और गोबर थे, आज भी किसान हमारा धनिया और गोबर ही रह गया, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। कितनी अच्छी बात आपने कही कि किसानों को एमएसपी और टेक्निकलिटी मत समझाइए। उससे मतलब अपनी बेटी की शादी, अगली बार खेती, अपना अगला 1 साल का क्या उसको दिखता है उसको, और कुछ ऐसी बातें हैं बहुत सहज रूप से अगर हम किसानों तक पहुंचाएं तो उसको एक निश्चितता, वो ज्यादा जरूरी है। एमएसपी, C2, इन सब चीजों से उसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। सर इसके बाद एक बजट में जब कृषि की एक और बात जो आई, उसमें आया कि हम नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, चूंकि यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा। अभी तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, जिसको हम जैविक खेती कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग अलग। नेचुरल फार्मिंग आप एक तरह से समझिए कि जो मदर नेचर है जो वो कर रही है वही खेती, जो लॉ ऑफ नेचर है, अपने हिसाब से ही जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से खेती, वो नेचुरल है। ऑर्गेनिक खेती का मतलब है कि इसमें हम कुछ साइंस का भी, ट्रेडिशन का भी, और एक तरह से जो हमारे जैविक खाद्य पदार्थ हैं या उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक नहीं करेंगे। एक सही बात है कि केवल जो कंपोजिट फर्टिलाइजर या इस तरह के केमिकल फर्टिलाइजर थे उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये बड़ा क्लियर हो जाए कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में अंतर है। और नेचुरल फार्मिंग को ही पहले एक तरह से जीरो बजट एग्रीकल्चर कहा गया या जीरो बजट फार्मिंग कहा गया, जिसका नाम भी बदलकर सर एक सुभाष पालेकर साहब थे, उन्होंने इस फार्मिंग को किया। तो नेचुरल या कहें जीरो बजट फार्मिंग को अब सुभाष पालेकर जो है फार्मिंग का नाम दिया गया है। उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो यहां पर अगर और आसान भाषा में कहें तो जो प्लगिंग होती है, टिलिंग होती है, वीडिंग होती है, वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसमें होगा ही, बस ऑर्गेनिक तरीके से।
और नेचुरल फार्मिंग में ना आपको प्लगिंग की जरूरत है, ना टिलिंग की जरूरत है, ना वीडिंग की, जिसे हम कहें रुपाई, निहाई, जुताई, इन सब की जरूरत नहीं है। तो इस बजट में ये कहा गया है कि 1 करोड़ किसानों को हम नेचुरल फार्मिंग के लिए ब्रांडिंग या उनको हम एक तरह से ट्रेनिंग देखते हैं सर। चूंकि ये सब भविष्यगामी होना चाहिए, लेकिन वही श्रीलंका की तरह नहीं कि राष्ट्रपति महोदय अचानक जगह और कहे कि सारी फार्मिंग केमिकल रोक दीजिए और केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी और श्रीलंका की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा। ऑब्वियसली सरकार इतनी सचेत है, हम अब जब फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें टोटलिटी लेके चल रहे हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग भी है, हमारे पास नेचुरल फार्मिंग भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है, और ऑब्वियसली जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने दिया, जो हमारी केमिकल फर्टिलाइजर और उसकी है, उसको भी हम अभी छोड़ नहीं सकते। सर मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 2050 में संभवतः जब हमारा पॉपुलेशन लगभग 160 करोड़ का हो जाएगा, तो या 150 प्लस होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। उस डेटा में लिखा गया, मैं मिस कर रहा हूं कि किस सोर्स ने कहा था, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स था, ऑफिशियल भी। वो कहता है कि अभी जो हमारा उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन, वो करीबन 316 मैट्रिक टन मिलियन टन है सर, और उस समय ऑब्वियसली हमें 400 मिलियन टन की आवश्यकता होगी, तो लगभग 26% की ग्रोथ की आवश्यकता है। अब ऐसे में खेती बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें प्रोडक्शन भी चाहिए, हमें किसानों की भाई प्रोडक्शन वाला जो करने वाला है वो भी बेचारा सुनिश्चित हो। तो हमें इन सब चीजों को केवल 1-2 साल नहीं, आज 2024 में अगर हम बात करें 2050-70 तक की अगर हम दिमाग में रख के चलें, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा बेहतर पॉलिसी और ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे। क्यों सर? देखिए, एक बात तो साफ है कि खेती की एक बड़ी समस्या ये भी है कि जोत छोटे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ रही हैं, जोत छोटे होते जा रहे हैं। तो आपके लिए वैज्ञानिक खेती या जिसे कहा जाए कि आधुनिक खेती की नई व्यवस्था को कोई अपनानी हो, वो बहुत आसान नहीं है। आबादी बढ़ रही है, आपको ज्यादा अनाज की जरूरत है, ये हकीकत है जी। और आप अनाज बढ़ने की या अनाज की कीमत जब बढ़ने की बात आती है, आप आयात कर लेते हैं, कहते चलो ये समस्या से निपटती है, अगले साल देखेंगे। तो आपके सामने में जो आंकड़ा रखना चाहता हूं कि अगर 2021-22 में हमारे खाद्यान्न के उत्पादन का था 315.6 मिलियन टन, बहुत एग्जैक्टली। 2022-23 में वो बढ़ करके 329.7 मिलियन टन है, और 2023-24 का जो तीसरा एडवांस एस्टिमेट है वो ये कहता है 328.9 मिलियन टन, यानी कि बीते साल से कम। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये भी हमको ध्यान में रखना है कि जब देश में 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, तो आप कृषि को लेकर के कोई बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाना आपके लिए आसान नहीं है। तो आपके लिए इसका विकल्प क्या है? विकल्प है कि अगर हम सामूहिक खेती को बढ़ावा दें, कलेक्टिव फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग एफपीओ के जरिए हम लैंड एक जगह पे सारी जमीनों को किसानों को एक करके हम उसको बढ़ावा दें खेती को, जो कि सामूहिक खेती का एक और स्वरूप होगा, वो भी काम कर सकता है। सहकारी कृषि के जरिए आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो आपके पास विकल्प है, ऐसा नहीं कि विकल्प नहीं है, लेकिन चुनौती है कि जोत और छोटे होते जा रहे हैं। इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि जोत छोटे होंगे, आपके उत्पादकता पर भी असर पड़ेगा। आप कहेंगे पंजाब तो दे देगा, हरियाणा दे देगा, 1-2 राज्य और दे देंगे, आप 300 पे पहुंच जाएंगे। क्या 300 काफी है? नहीं, हमको बढ़ाने की जरूरत है। हम कब तक आयात के ऊपर निर्भर रहेंगे? आज के दिन में बहुत सारे समय पे हम कहते हैं अरे उस पर आयात शुल्क घटा दो ताकि महंगाई पे नियंत्रण लग जाए। वो हमारा समाधान नहीं है। हम छोटे जोत को बड़े जोत में तब्दील करने का क्या विकल्प ले सकते हैं? उसके लिए सामूहिक या सहकारी खेती की व्यवस्था को ला सकते हैं। एफपीओ को हम और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में हम कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज तो है ही, एफपीओ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो 2050 तक की जो जरूरतें हैं, जो आपने कहा कि लगभग हम लोग 150 अरब की हमारी आबादी, 150 करोड़ की आबादी हो जाएगी, 1.5 अरब की, उसकी जरूरतों को पूरा करने में हम तभी सक्षम होंगे। एकदम सर, बहुत बढ़िया। सर एक और बात आती है जब भी बजट आता है, और ये बात इसी बजट की नहीं है, हम आजादी के बाद से ही देखते हैं, तो हमेशा एक जो मैं बहुत सामान्य सा प्रश्न, बहुत गूढ़ प्रश्न और बहुत विचारणीय बातें हो गई, मिडिल क्लास
ये मिडिल क्लास हमेशा बजट में और खासकर टैक्स को लेकर हमेशा उसको लगता है उसको ठग दिया गया। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह अगर आप देखें, और सच में दिखता है, मुझे भी ऐसा फील होता है कि हम लोग टैक्स तो देते हैं लेकिन हमें बहुत, सरकार जो है हमें कोई मदद नहीं करती। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कि सर इस 140 करोड़ की जनता में केवल 8 करोड़, लगभग 7.9, 8 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते हैं। उसमें से भी सर 65% लोग केवल आईटीआर फाइल करते हैं, मतलब जीरो इनकम दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लगभग 3 करोड़ लोग के आसपास, 3+ करोड़ लोग इनकम टैक्स वास्तव में भरते हैं और उनके ही टैक्सेशन वो राजस्व का एक हिस्सा बनता है। और सरकार, तो सर उनके मन में तो आएगा कि टैक्स हम देते हैं, हम चीजें कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, हम इनोवेशन कर रहे हैं, हम रिस्क ले रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है, केवल हमसे टैक्स ले रही है। हमें क्या मिला? और मैंने कई बच्चों के ऐसे देखा कि सिर्फ उनके फादर की तरफ से आए हुए, जैसे भी कि हमेशा कहा जाता है कि मिडिल क्लास को झुंझुना मिला। सर मैं बनारस साइड में जब रहता हूं तो एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहा जाता है भोजपुरी भाषा में, छोटका के माई बाप, बड़का के घर द्वार, बेलन बेटा माझिल। मतलब कि बड़े वाले बेटे को संपत्ति, वसीयत का अधिकार हिंदू लॉ में सर एक सामान्य परंपरा रही है, छोटे के प्रति प्यार बड़ा रहता है, और जो मिडिल है उसके बारे में कहा जाता है बेचारा इधर उधर दोनों तरफ उठता रहता है। वही हाल हम यहाँ देखते हैं। तो ऐसा क्या, और जैसा मैंने अभी सर आपसे एक डेटा शेयर किया कि केवल इतने लोग ही टैक्स का असली वास्तव में टैक्स जमा कर रहे हैं, इसका हल क्या दिखता है? कैसे इसको हम और बेटर बनाएं? टैक्स रेट हमारा मैक्स बहुत अच्छा है, उसको हम बहुत बढ़ाएंगे तो लोग और वो होंगे। बेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? और ये मिडिल क्लास को वास्तव में क्या हमें सरकार की तरफ से, ये हो सकता है सर एक बड़ा विषय हो क्योंकि इतने सालों से सरकार जो है ऐसा नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं 1-2 पॉइंट बड़े सामान्य से आपसे जानना चाहता हूं कि मिडिल क्लास को कैसे सरकार सहूलियतें दे सकती है। सबसे पहले तो आपको मिडिल क्लास को परिभाषित करना है। ये मध्यम वर्ग है कौन? जी, ये हमें पता ही नहीं है। हम कभी समय पर किसी एक आय व्यवस्था को लेते, किसी एक आय व्यवस्था को लेते, तो पहले तो आपको ये परिभाषित करना है। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर दर को कम करें तो आपका आधार बढ़ जाता है। स्लैब में बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आप दर को कम कर दीजिए। आप याद करिए 1997 के पहले आयकर की दरें कभी किसी समय में 90% तक हुआ करती थी। और पी चिदम्बरम साहब का बजट जो कि 1997-98 का, जिसको ड्रीम बजट कहा जाता है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने 10-20-30 का फॉर्मूला किया था कि आयकर की दर 10, 20 और 30 होगी। जो अभी आ रहा है, जो चिदम्बरम साहब ने पहली बार 1997 में किया था, और उसके बाद 2017-18 में जाकर के वो फिर 5, 20 और 30 हो गए। और उसके बाद फिर नई टैक्स की व्यवस्था है जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है। ये अलग अलग दरें ली गई। मुझे नहीं लगता कि आपको 30% के कर की जरूरत है। आप अगर 30% की जगह पर 20% कर दीजिए, 15% कर दीजिए, और 10 से लेकर के 20% यही कर का दर लेकर के चलिए, और उसमें और ज्यादा आप उसको स्ट्रिक्ट कर दें कि आप अगर हम कहते हैं 3 लाख रुपए वाला स्लैब भी हटाइए, 3 लाख 5 लाख कुछ नहीं। अगर आप कमा रहे हैं, हर कमाने वाला व्यक्ति, हर निश्चित आय करने वाला व्यक्ति एक निश्चित दर से कर दे। ये सुनने वाले हो सकता है जो हमारे कई छात्र हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, उनको ये बुरा लग रहा है लेकिन अगर आपने कर का आधार बढ़ाना हो तो कर की दर को कम करना होगा, पहला। दूसरा, ये जो छूट है कि 3 लाख तक ये नहीं मिलेगा, 5 लाख तक ये नहीं मिलेगा, नहीं। अगर आप कमा रहे हैं, आपको एक निश्चित दर के हिसाब से कर देना है। और जाहिर सी बात है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, जिसको लोग कहते हैं, कर का प्रभाव जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे दिखेगा। प्रोग्रेसिव की भावना से आप खेल नहीं रहे जी। आप प्रोग्रेसिव रखिए, 5, 10, 15 रखिए, 20 रखिए, ज्यादा मत करिए ऊपर, तो कर के आधार को बढ़ाना संभव है। हो सकता है कि जो नई कर प्रणाली जो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग की 2025-26 के बजट में जिसकी अवधारणा रखी जाएगी, उसमें शायद इस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिले। यस सर। तो जो समस्या है मिडिल क्लास की, वो सर ने बड़ा एक डिफाइन किया। अभी मिडिल क्लास हमारे यहाँ डिफाइंड ही नहीं है। अगर गरीबी की बात करें या वर्ल्ड लेवल पर देखें तो सामान्यतः ये माना जाता है कि पर डे $2 जो खर्च करता है उससे नीचे वाला गरीबी रेखा से नीचे है और उससे ऊपर वाला $2.15। अब वो $2.15 पर डे हो गया। इसी तरह के अभी हमारे यहाँ कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पहले तो डिफाइन करने की जरूरत है।
और नौकरी पेशा सामान्यतः सर इसमें मान लिया जाता है, वो चाहे निजी सेक्टर से हो चाहे सरकारी सेक्टर से हो। तो पहले तो इसे डिफाइन करने की जरूरत है, और निश्चित ही जैसा आपने कहा कि टैक्स रेट की जगह टैक्स बेस या नेट को अगर हम बढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर होना चाहिए। सर मैं एक और डिस्कशन सुन रहा था कि करंट सिचुएशन, अगर हम एक पॉजिटिव सेंस में बात करें भारतीय इकोनॉमी की, तो एक मैं सुन रहा था कि करंट सिचुएशन इंडेक्स आता है जिसमें हम रोजगार क्या है, आर्थिक परिस्थितियां क्या है, आय क्या है लोगों की, नागरिक कितना खर्च कर सकते हैं, क्षमता, इस आधार पर माना जाता है। और कहा जा रहा है भारत की रेटिंग सर 100 में से लगभग 97 है। और अच्छी बात, एक साल बाद जो फ्यूचर सिचुएशन इंडेक्स है, ये तो करंट सिचुएशन इंडेक्स है, फ्यूचर सिचुएशन इंडेक्स में इन मानकों पर सर आपको 100 में भारत का जो मूल्य है वो 124 आया। तो एक प्रोस्पेक्टिव है भारत की इकोनॉमी को लेकर, जो इंडेक्सेस हैं वो बेटर बता रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि आम आदमी सर अपने आसपास अपने जीवन में जब तक बदलाव नहीं देखेगा, उसकी लाइफ स्टैंडर्ड में, उसकी जीवन शैली में, उसके आसपास क्या बदलाव पॉजिटिव आया है, जब वो देखने लगेगा तो समझेगा सरकार सही है, बजट सही है। तो मुझे लगता है कि सर इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए हमें पॉलिसी को केवल डेटा और ये फ्यूचर इंडेक्स और इन सब चीजों से हटकर रियलिस्टिक और व्यवहारिक तौर पर करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बजट जितना व्यवहारिक होगा सर, जमीनी हकीकत को समझते हुए, परखते हुए, पड़ताल करते हुए सुझाव देगा। और बजट अगर अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक इन तीनों योजनाओं का खाता रखे, केस सिनेरियोज बना करके चले, तो निश्चित तौर पर वो बजट व्यवहारिक हो सकता है। अब बजट ऐसा ना हो कि हम सारी चर्चा राजकोषीय नीति पर हम करते रहें या फिर हम राजस्व के खर्च और पूंजीगत खर्च पे करते हैं, बल्कि ये सोचे कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम दुनिया में कहाँ हैं। हम कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था के आकार के लिहाज से हम दुनिया के शीर्ष 5 देशों में हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से हम कहाँ पे हैं, ये भी सोचना है जी। अगर वो व्यवहारिक दृष्टिकोण लेकर के चला जाए तो बजट आम लोगों के लिए वाकई में जुड़ा हुआ ज्यादा होगा, बजाय इस चीज की कि वो अर्थशास्त्रियों के आंकड़ों का दस्तावेज। बहुत सर, तो सारी विस्तृत बातें मुझे लगता है इस चर्चा से निश्चित ही जो सामान्य समझ के व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं सामान्य भाषा में चीजों समझी जाए, वो गई होंगी। और मैं इस बात पे श्योर करता हूं कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आंकड़ों के हिसाब से, पॉइंट वाइज के हिसाब से, चैलेंजेस और फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन के हिसाब से इस चर्चा से आपको जरूर मदद मिलेगी। और इसके लिए मैं समअप इस बात पे करता हूं कि जैसा गांधी जी ने कहा था कि वाइपिंग एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आईज, प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछना, ये लक्ष्य होना चाहिए। और इस तरीके से अगर बजट या कोई भी नीति बनाई जाती है तो निश्चित ही समृद्ध भारत के लिए या भारत के वास्तविक विकास के लिए बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर सर। और ऐसी ही चर्चाएं महत्वपूर्ण विषयों पे, केवल इकोनॉमी ही नहीं, आईआर से रिलेटेड, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड, जो भी ऐसी चर्चाएं हैं हम बीच बीच में आपको लाते रहेंगे। और जब भी आप देखें और आपको कोई ऐसा विषय लगे जिसपे चर्चा करनी चाहिए शिशिर सर के साथ या अन्य विशेषज्ञ के साथ, या कोई ऐसा विषय जिसपे आप चाहें कि ऐसा ही वीडियो कास्ट और हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर ऐसा बताएं। हम निश्चित समय पर आप सबसे जो भी आपके प्रश्न हैं उसका जवाब देने के पूरा प्रयास करेंगे। और इसी के साथ इस चर्चा को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।